हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम 8 जून से शुरू हो रहे हैं और आपका और हमारा टारगेट 8 जून, 9 जून और 10 जून होने वाला है। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लगातार हम लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में आप सभी को केवल 50% सवाल सही करना है। तो केवल 45 प्रश्न इस क्लास में आप सभी खुद से सही करना है और याद रखिएगा, एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपका पेपर 8 जून से शुरू होगा इसमें माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। जिस तरह से आपका हाल में 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का पेपर हुआ था, इसमें माइनस मार्किंग नहीं था, तो यूपी पुलिस 2026 के एग्जाम में भी आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप सभी 90 प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या ना आए, लेकिन आपको खुद से सभी प्रश्नों का उत्तर करना है। इससे एक आदत आपके अंदर बनी रहेगी कि हमें सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, हमें एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जैसे कि आपके पेपर में मान के चलिए कि यहां से लगभग 75 दिनों का समय बाकी, यानी 2 महीना 15 दिन का समय बाकी है, मान के चलते हैं। ओके, तो जैसे आपके पेपर में प्रश्न आएंगे वैसे ही प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि डेली जो हमारी क्लास होती है वो टेस्ट का रूप होता है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सभी सवालों को हल करेंगे। आप सभी प्रश्नों का उत्तर खुद से करेंगे, चाहे आपको इस प्रश्न का उत्तर आएगा या नहीं। ओके, तो डेली क्लास अपनी सुबह 11 बजे बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है। तो चलिए इस क्लास को भी शुरू करते हैं। लास्ट में आप सभी से हम स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा। आप जानते हैं कि आपका पेपर मुश्किल से 2 घंटे का होने वाला है। इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 प्रश्न जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 37 प्रश्न हिंदी, मैथ के 20 प्रश्न हैं और रीजनिंग के पूरे 55 सवाल। 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 नंबर, यानी 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी का पेपर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप सभी से स्कोर जरूर पूछेंगे। आप जानते हैं कि हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं, इस क्लास का भी कमेंट चेक करेंगे कि 90 सवाल में से आप सभी का कितना स्कोर बना, जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? यानी इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं देश जो आपका चीन है, नेपाल है और भूटान, इनसे जुड़ी हुई हैं? तो सिक्किम राज्य की। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो ये किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो ये किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां जा पहुंचे थे? 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए वो कहां जा पहुंचे थे? तो अहमदाबाद जा पहुंचे थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। डैश मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? तो कौन मृदा की ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? तो वनस्पति जात और प्राणी जात, ये मृदा की ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? सभी बताएंगे। तो 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच फैला हुआ जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक क्या होता है? नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक क्या होता है? एक कैसा होता है? तो सरल रेखा होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का। और आगे बढ़ने से पहले
आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए मेरे दोस्त ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाना है। इस 10 टेस्ट सीरीज में आप सभी के पूरे 1509 नए क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा संपूर्ण आपको जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर की डिटेल सोल्यूशन के सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। 1500 नया सवाल तो आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से लगाना है। लेकिन आप सभी को ये जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर ये सारा सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है मेरे दोस्त। आप सभी को मिलेगा कैसे? इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है। नीचे आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पे मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करेंगे मुश्किल से 1 मिनट में आपको ये पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। याद रखिए यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले, ये सिलेक्शन वाले सभी प्रश्न होने वाले हैं जो कि आप अपने पास मंगाएंगे। लेकिन आप सभी को मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये सारा क्वेश्चन आपके पास होगा जो कि सिलेक्शन 2026 में आप सभी का तय होने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो जल्दी करिए, इस नंबर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डैश प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बताएंगे आप सभी मेरे दोस्त। इस टाइम तो एलपीजी में बहुत सारी समस्या आ रही हैं, आप देख रहे होंगे। बताइए, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। वो कौन सा योजना है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे ताजमहल के वास्तुकार। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो चितौन राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो साथियों सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। काला रंग का ध्वज यानी ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है? काला रंग का जो ध्वज होता है वो क्या दर्शाता है? तो विरोध ये दर्शाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार ये सवाल पूछता है पेपर में। डूरंड कप किस खेल से आता है? तो फुटबॉल से आता है। ओके ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कॉल करिए। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो साथियों जो महाबलेश्वर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो साथियों किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं इनके निर्वाचन में याद रखिएगा राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, जैसे क्या थी? लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, जैसे और क्या थी? मतलब वो शांति दूत के रूप में जाने जाते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहां से? बताइए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या कहां से थी? तो अवध से सर्वाधिक संख्या में थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितने प्रतिशत की है? उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितने परसेंटेज की है? 67.68% की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो भाई उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो साथियों किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो ये झांसी में पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो साथियों किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो मिर्जा गालिब का जन्म कहां पर हुआ था? आगरा में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। और आगे बढ़ने से पहले साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। और ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। तो भाई क्लास अपलोड हो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। यदि आप दिन का क्लास भूल गए हैं तो क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास चला जाएगा। और अपनी तैयारी हम लोग साथ में बहुत अच्छी तरीके से करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ये लखनऊ शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? लखनऊ में लखनऊ होती है। तो ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 कॉल करिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पहला समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो इलाहाबाद में खोला गया था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? डैश संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है कौन? संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है कौन करती है भाई? राज्यसभा। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? दामोदर घाटी निगम किसका संचालन करता है? दामोदर घाटी निगम ये किसका संचालन करता है? तो मेरे दोस्त ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो साथियों शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित कर दिया था? तो हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का जो प्रवाह होता है धारा वो धीमा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तथा नदी अनेक धाराओं में क्या बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में बट जाती यानी विभाजित हो जाती हैं। तो जिनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें भाई बी तरीका कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 को हल करिए। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु गति क्या होगी? बढ़ती है, रुक जाती है, कम हो जाती है या कोई प्रभाव नहीं होगी? यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति जो होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। ओलंपिक में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए, ओलंपिक में किसने सबसे अधिक गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स ने। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? 15वीं में, 16वीं में, 17वीं में, 18वीं शताब्दी में? तो सर जी 17वीं शताब्दी में बनाया गया था गोल गुंबज। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? तो स्कर भी हो जाता है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे आप सभी से, जरूर बताइएगा। धीरे धीरे हमें पूरे दिन अच्छी तरीके से क्लास करना है, सारे क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करना है। ओके, गरबा नृत्य प्रकार की राज्य का है? गरबा नृत्य किस राज्य का है? ये गरबा बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही शालीनता के साथ मनाया जाता है गुजरात राज्य में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, वो भी नवरात्रि के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को हल करिए। जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में इनके पास है। बताइए, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में किसके पास होती है?
सीधे सीधे भाई संसद के पास होगी, आप जानते हैं बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो कन्नड़ भाषा को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। दमफा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? दमफा बाघ आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्न में से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? तो साथियों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? बताइए। तो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिए। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1945 में पारित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं और ये सवाल नहीं आपको मालूम है तो आपकी तैयारी बहुत कमी है भाई। आपको इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन बताइए कि राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। लोकसभा की नहीं पूछ रहा है, राज्यसभा के पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 41 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो भाई इटावा जिला न्यायालय करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो दोस्त में से मेरे दोस्त असम राज्य को जाना जाता था। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? बताइए। तो भाई कृष्णदेव राय थे। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए। तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई थी? बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो कि लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? जैसे बंगाल विभाजन 1905 में मेरे दोस्त, ये तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था और यही करवाया था। भारत लोक सेवा मंडल का गठन इसी के समय हुआ था। अकाल आयोग का गठन भी इसी के समय हुआ था। लेकिन हंटर आयोग का जो गठन था उस समय वायसराय की हम बात करेंगे यानी गवर्नर की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन था। कौन था मेरे दोस्त? लॉर्ड रिपन था। तो यही डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है? तो गोर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। बताइए वो कौन सा भाई भारतीय क्षेत्र है? सभी बताएंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना था? भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? इनमें से पिनाकी चंद्र घोष बने थे। ये सवाल एसएससी के पेपर में आ चुका जो हाल में आपका एसएससी एमटीएस का पेपर समाप्त हुआ है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 और एसएससी सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है?
भारत में कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है? तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं यानी जो सीएजी होते हैं। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। मानव में कार्यग्राही किसका पता लगाते हैं? बताइए, मानव में जो कार्यग्राही होते हैं वो किसका पता लगाते हैं? तो वो स्पर्श का पता लगाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो साथियों, किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 को। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौन थे भाई? अशोक के दादा थे। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य बताइए। भाषा के आधार पर रचित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे स्कोर आप सभी से जरूर पूछेंगे, स्कोर आप सभी को बताना है, जरूर से जरूर स्किप नहीं करना है। ओके, ध्यान रखिएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? बताएंगे आप सभी। तो साहूकार वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। डैश महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र कैसे होते हैं भाई? तो ध्यान रखिएगा, जो गंभीर सागरीय मैदान होती है महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन यहां से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? बताइए, इनमें से किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? तो विष्णु दिगंबर फलुस्कर ने रघुपति राघव राजाराम लिखा है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को। भारत में किस वर्ष में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था? ये सवाल पूछ रहा आप सभी से। भारत में किस वर्ष में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था? किस वर्ष में? 1957 में किया गया था। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो भाई मिर्जापुर को। ऑप्शन बी सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो चावल की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 829 है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREG यानी जो महात्मा गांधी नरेगा है प्रारंभ किया गया था? बताइए, किस वर्ष में? उत्तर प्रदेश में, वो भी आप सभी से पूछ रहा। 2006 में यूपी में स्टार्ट किया गया था MG नरेगा को यानी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 63 को। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन जो होते हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो संज्ञा के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताइए, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सभी बताएंगे। तो उत्तम है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। देख दशा रघुबीर की
वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? देख दशा रघुबीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? निर्दोष, इसमें मानवीकरण अलंकार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो परिमाणवाचक ये है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 को। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये तो सभी को मालूम है, मंडे से सैटरडे संडे तक। प्रस्तुत में दिन शब्द क्या होते हैं भाई? तो पुल्लिंग शब्द हैं दिन। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? तो ये भारत तेंदु युग के कवि हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है भाई? कौन सा पुल्लिंग शब्द इनमें से? ध्यान से एकदम पुल्लिंग की बात करें, पड़ोसी पुल्लिंग होते हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होंगे, और सभी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? तो दोस्त मेरे जातियां। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? बताइए, अच्छा सवाल है ये। तो कवि बिंद्र का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कवि बृंद आपका परफेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती शब्द का बहुवचन पत्तियां हो जाएगा। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 को बताइए। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, यानी परवाची शब्द बता दीजिए। विप्र का क्या बनेगा? विप्र का मेरे दोस्त ब्राह्मण। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। सर्वनाम के भेद लिखिए। बाहर कोई रो रहा है, कोई क्या बताइए, कौन सा भेद है ये? बहुत आसान सवाल है, अनिश्चयवाचक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 75 को। मुहावरे का अर्थ लिखिए। कीचड़ उछलना, इस मुहावरे का अर्थ कीचड़ उछलना यानी कलंकित करना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76। विशेषण के भेद लिखिए। बगीचे में कौन गा रहा है? कौन? विशेषण का भेद कौन सा भाई? तो प्रश्नवाचक है, सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 को हल करिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो। जो पहले पढ़ा ना हो इसके लिए अपठित हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 को। इसमें शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? कनिष्ठ, यही है पहला ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को। माँ बेटे को समझाया, यानी माँ ने बेटे को समझाया। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80। थैली डैश पुस्तक है, थैली में पुस्तक है, थैली के, थैली को, थैली में, कि थैली के लिए पुस्तक है? बताइए, तो थैली में पुस्तक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अब देखिए आखिरी के 10 सवाल हैं, आप सभी से लास्ट में स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा। वीरों ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, कि छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा? तो बड़ी की मात्रा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82। सखी शब्द का बहुवचन रूप बताइए। सखी शब्द का बहुवचन रूप क्या बनेगा? सखियां। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 कॉल करिए। बिहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताइए। बिहान कब आया? तो विराम चिन्ह का इसमें त्रुटि है। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84। घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? घर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आलय। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 85 को।
राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? तो इसमें सजा दी, यही वो त्रुटि है मेरे दोस्त। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 86, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? तो सोरठा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 87 को। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह इनमें से कौन सा है? तो गीतिका है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 कॉल करिए। शेष कादंबरी के उपन्यासकार कौन है? शेष कादंबरी के उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो भाई अलका सरावगी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 89 को। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में इसमें अलंकार का कौन सा रूप है? तो इसमें उपमा अलंकार का रूप है। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, लास्ट सवाल आज की इस क्लास का हल करते हैं। क्रिया के भेद लिखिए। वह खाना खा रही है, तो किसका भेद है? सकर्मक क्रिया का। ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 90 सवाल कंप्लीट हो गए। तो बताइए कि आप सभी का इन 90 सवाल में से कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ आप सभी बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न का सवाल अच्छी तरीके से तैयार हुआ होगा, तैयार भी कर लिए होंगे आप लोग। किसी प्रकार का डाउट, डेली क्लास आएगी अच्छी तरीके से। आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह तैयार करना है और आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, रिवीजन करते रहना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।